जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीडर की जिसका नाम सुनते ही मोटिवेशन की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि इनकी कहानी इतनी ज्यादा पॉपुलर है, आपने भी कभी न कभी इनका नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस के एक्स एम्परर नेपोलियन दी बोनापार्ट के बारे में। ये एक ऐसी हस्ती थी जिसने अपने टाइम पर पूरे यूरोप में अपने नाम का डंका बजाया था। रिसेंटली नेपोलियन दी बोनापार्ट की पिस्तौल को 15 करोड़ रुपए में बेच दिया जाता है फ्रांस के द्वारा। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, एक बार नेपोलियन ने इसी गन का इस्तेमाल करके अपने आप को किल करने की कोशिश की थी। इवन आपके दिमाग में कई बार डाउट आता होगा कि नेपोलियन दी बोनापार्ट, इनके नाम में बोना है, दैट मीन्स ये साइज में भी काफी छोटे होंगे। इस डाउट को भी आज हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आप नेपोलियन की जर्नी को देखो तो नेपोलियन बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से उठकर फ्रांस की गद्दी पर बैठे थे, जो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं इन ब्रीफ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नेपोलियन दी बोनापार्ट की पिस्तौल को 1.7 मिलियन यूरोज में बेच दिया जाता है फ्रांस के द्वारा। अगर आप इसकी बात करो इंडियन रुपीज में तो अप्रोक्सीमेटली ये वही 15 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू निकल कर आती है। इवन अगर आप 1.7 मिलियन यूरोज को यूएस डॉलर में देखना चाहे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 18 लाख यूएस डॉलर होती है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये पिस्तौल नेपोलियन की हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। इवन अगर आप देखोगे जब इसको बेचा गया तो जो बायर है उसकी आइडेंटिटी को यहाँ पर सबके सामने नहीं लाया गया, बट जिस प्राइस पर इस पिस्तौल को बेचा गया है वो 1.7 मिलियन यूरोज है। इस पिस्तौल को इतना महंगा बनाने में बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो यही कि नेपोलियन दी बोनापार्ट की एक पिस्तौल है, और दूसरी बात ये इसको गोल्ड से और सिल्वर से डेकोरेट किया गया। आप समझ सकते हैं, गोल्ड से और सिल्वर से इसको डेकोरेट किया गया है, दैट्स व्हाई इसकी कॉस्ट 1.7 मिलियन यूरोज है। जब नेपोलियन अपनी लाइफ के लास्ट फेजेस में थे तो उन्होंने एक बार अपने आप को किल करने की कोशिश की थी, और वो यही बंदूक थी। और उस टाइम पर इनके सर्वेंट ने इनकी जान बचा ली, और इसीलिए नेपोलियन ने अपनी इस बंदूक को उस व्यक्ति को दे दिया फॉर हिज लॉयल्टी। ये कोई नई बात नहीं है कि फ्रांस के अंदर नेपोलियन दी बोनापार्ट के जो बहुत ही प्रीशियस थिंग है उनको बेचा जा रहा है। नवंबर 2023 की ये बात है। नेपोलियन की एक ब्लू कलर की बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही इलाइट क्लास हेड को 1.9 बिलियन यूरोज में बेच दिया जाता है। अगर हमें नेपोलियन के बारे में जानना है तो पहले हमें समझना होगा कि उसका माइंडसेट कैसा था, वो ऐसी क्या चीजें थी जो नेपोलियन को दूसरे लीडर से अलग बनाती थी। देखो, इस आदमी का मानना था कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग मिस्टेक। ये स्टेटमेंट सुनने में आपको काफी कॉमन लग रही होगी, बट इसका जो मीनिंग है वो एक्चुअली में काफी डीप है, जो एक लीडर ही समझ सकता है। नेपोलियन दी बोनापार्ट का जन्म होता है अगस्त 1769 में। उनके पापा एक लॉयर थे, बट फैमिली इतनी ज़्यादा रिच नहीं थी, इतनी ज़्यादा वेल्दी नहीं थी। ये बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। इनके पापा जो एक लॉयर थे, इनके काफ़ी अच्छे कनेक्शंस थे हाई क्लास बिजनेसमैन के साथ, और बहुत लोगों के साथ इनका उठना बैठना था। इसी की वजह से नेपोलियन मिलिट्री कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं। मिलिट्री कॉलेज में बस वही लोग पढ़ते थे जो काफी मालदार थे। इवन आप देखोगे नेपोलियन के बर्थ को लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं। रियल में जो माना जाता है नेपोलियन का बर्थ क्रोएशिया में हुआ था, और नेपोलियन के जन्म लेने से पहले फ्रांस ने क्रोएशिया को अपने कब्जे में कर लिया था। दैट मीन्स नेपोलियन का जन्म फ्रांस में हुआ था, और मेनलैंड फ्रांस में आने के बाद नेपोलियन ने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, और 1785 में नेपोलियन ने फ्रेंच मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन कर ली। इसके बाद नेपोलियन एक मिलिट्री ऑफिसर बन गए, और इसी टाइम पर 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होता है। एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लास 9 की हिस्ट्री बुक में पहला चैप्टर ही फ्रांस रिवॉल्यूशन है। अगर आप भी इसको पढ़ेंगे तो आपको भी काफी मजा आने वाला है, क्योंकि फ्रांस की हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें सिखाती है। 1789 में फ्रांस के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होता है, और 3 सालों के अंदर ही रिवोल्यूशनरीज ने जो वहाँ पर मोनार्की थी, जो रूलर्स रूल कर रहे थे, उनको 3 साल में वहाँ से हटा देते हैं और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर देते हैं। अगर आप नेपोलियन को देखो तो नेपोलियन भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, और इसीलिए इनके रिलेशन जैकोबिन्स के साथ भी थे। जैकोबिन एक पॉलिटिकल ग्रुप था जिसकी आइडियोलॉजी थी प्रो डेमोक्रेटिक, जो फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे। एक व्यक्ति थे ऑगस्टिन रोबेस्पियर, इनका रिलेशन नेपोलियन के साथ था, उठना बैठना अच्छा था, दोस्त थे। ऑगस्टिन रोबेस्पियर कोई और नहीं है, ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के एक भाई थे। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर 1758 से लेकर 1794 तक एक बहुत ही प्रोमिनेंट टर्म रहते हैं, और अंडर हिम जैकोबिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स रहती है बिहाइंड द रिंग ऑफ टेरर।
ये वो समय था जब उन लोगों को मारा जा रहा था जो डेमोक्रेसी के खिलाफ बोल रहे थे, जो फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री नहीं बनाना चाहते थे। दैट्स वाई इस एक साल को 1793 से लेकर 1794 को रिंग ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। और 1794 में ही रोबेस्पियर को मृत्युदंड मिलता है। उस टाइम पर फ्रांस में एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट था जिसका इस्तेमाल किया जाता था लोगों को मृत्यु दंड देने के लिए, जिसे कहते थे गिलोटिन। और इसी का इस्तेमाल करके मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को भी मृत्युदंड मिला था। इवन नेपोलियन को भी कुछ समय के लिए हाउस अरेस्ट में रखा था क्योंकि इनके रिलेशन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के भाई ऑगस्टिन रोबेस्पियर के साथ थे। 1794 तक रोबेस्पियर फ्रांस को रूल करते हैं और 1795 में एक 5 मेंबर के ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं डायरेक्टरी, वो फ्रांस को गवर्न करती है। और 1795 में ही नेपोलियन से डायरेक्टरी ने बोला था कि इंग्लैंड पर इन्वेजन कर दो। और उस टाइम पर नेपोलियन ने बोला था कि फ्रांस की जो नेवल फोर्सेस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी के सामने खड़ी हो सके, इसलिए इन्होंने दूसरा पाथ अपनाया। इन्होंने ब्रिटेन पे ना अटैक करके इजिप्ट पर अटैक कर दिया, क्योंकि आपको पता होगा इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर स्वेज कैनाल आती है। और इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटेन इंडिया के अंदर से सामान लेके आते थे, रॉ मटेरियल्स, टबैको और भी बहुत कुछ, क्योंकि नेपोलियन को इस बात का पता था कि ब्रिटेन इंडिया के थ्रू बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन कर रहा है। अगर ब्रिटेन को झटका देना है तो ब्रिटेन को फाइनेंशियली कहीं ना कहीं लॉस होना चाहिए। और इसलिए नेपोलियन ने ये पाथ चुना, उसने इजिप्ट पर अटैक कर दिया। नवंबर 1799 ये वो साल था जब नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर जो 5 मेंबर की एक ग्रुप था उसको कंप्लीटली ओवरथ्रो कर देता है और 3 मेंबर की कॉन्सुलेट बनाता है। और उसमें नेपोलियन दी बोनापार्ट वाज द फर्स्ट कॉन्सल। और इसके बाद नेपोलियन एक लीडिंग पॉलिटिकल फिगर बन जाते हैं। आपने कई बार कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि नेपोलियन दी बोनापार्ट, इसके नाम में ही बोना है, दैट मीन्स इसका साइज भी छोटा होगा, ये बोना होगा। बट रियलिटी में चीजें डिफरेंट है। नेपोलियन की जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच थी, जो एवरेजली अगर आप देखोगे तो फ्रांस के अंदर जितने लोग रह रहे थे उनसे थोड़ी सी ज्यादा थी। और फाइनली वो साल आता है 1804 जब नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का एम्पर घोषित कर देता है। ये यूरोप का मैप 1812 का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड कलर से ये मार्क्ड या आउटलाइन रीजन है, ये वो रीजन है जिस पर नेपोलियन दी बोनापार्ट ने अपना कब्जा जमा लिया था। ब्रिटेन, रशिया कुछ ऐसे पार्ट थे जिन पर नेपोलियन अपना कंट्रोल नहीं जमा पाए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि नेपोलियन ने वहां पर अटैक नहीं किया था, नेपोलियन इन्वेड किया था, बट कुछ रीजन्स की वजह से नेपोलियन हार गए थे। और फिर 6 अप्रैल 1814 को नेपोलियन दी बोनापार्ट को फ्रांस से बाहर निकाल दिया जाता है। इल्बा आइलैंड पर इनको भेज दिया जाता है जो इटली के ऑफ कोस्ट और मेडिटेरेनियन सी में स्थित है। और फिर 26 फरवरी 1815 को नेपोलियन को 1 साल भी नहीं हुआ था इल्बा में रुके हुए। नेपोलियन वहां से एस्केप करते हैं, मेनलैंड फ्रांस में आते हैं और 1000 से भी ज्यादा लोगों के साथ फिर से अपना 100 डे कैंपिंग शुरू करते हैं। जैसे ही नेपोलियन वापस आते हैं उन्होंने फिर से धीरे धीरे करके अपने अपोजिशन फोर्सेस को डिफीट करना शुरू कर दिया। उनके अपोजिशन में खड़े थे ऑस्ट्रियंस, ब्रिटिश, पर्शियंस, रशियंस। इससे पहले कि ये सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर अटैक करते, नेपोलियन ने 1 बाय 1 इन सबको अटैक किया और धीरे धीरे जीतना भी शुरू कर दिया। फिर जून 1815 को नेपोलियन इन्वेड करता है बेल्जियम में, जहां पर ब्रिटिश और प्रूशियन फोर्सेस ऑलरेडी स्टेशन थी। और इसी दौरान 16 जून को नेपोलियन प्रूशियन आर्मी को पूरी तरीके से डिफीट कर देता है। फिर दिन आता है 18 जून, जो नेपोलियन की पूरी जिंदगी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। नेपोलियन ने लड़ा बैटल ऑफ वॉटरलू, एक ऐसा बैटल जिसको पूरी हिस्ट्री में याद किया जाता है। ब्रिटिश आर्मी ने फ्रांस को बुरी तरीके से हराया विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी। और जैसे ही नेपोलियन 1815 में बैटल ऑफ वॉटरलू में हारते हैं, उनको अक्टूबर 15 में फिर से फ्रांस से बाहर फेंक दिया जाता है एक ब्रिटिश लेड आइलैंड में, सेंट हेलिना इन द साउथ अटलांटिक ओशन। और फिर 1815 से लेकर 1821 तक ये इसी आइलैंड पर रहते हैं और एट द एज ऑफ 51 ये स्टोमक कैंसर से मर जाते हैं। और इसी दौरान ये उसी पिस्तौल से सुसाइड करने की कोशिश भी करते हैं। लिटरली एक ऐसा लीडर जिसने यूरोप के बहुत सारे पार्ट पर अपना कब्जा कर लिया था, वो सुसाइड करने की कोशिश करता है और 1821 में बिकॉज ऑफ स्टोमक कैंसर इनकी डेथ हो जाती है। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी अबाउट नेपोलियन दी बोनापार्ट, अ ग्रेट लीडर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं ऐसी अगली नई वीडियो में। जय हिंद।